हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस लोकर्स एकेडमी में। आज हमारा जो है हिंदी सब्जेक्टिव क्वेश्चन के सीरीज का चौथा दिन है, जिसमें हम लोग जो है हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हमारे नए नए वीडियो का अपडेट आप सभी लोगों तक पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है पहला नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दे रहा है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमारा एग्जाम में पूछा जाने वाला वीवीआई प्रश्न है। तो कहा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं शामिल हुए। तो इसका उत्तर होगा कि यह तो सत्य है कि जयप्रकाश नारायण जी जब अमेरिका में थे तो वे कम्युनिस्ट थे, अर्थात वो मार्क्सवादी भी थे, और जब वे भारत लौटे तो घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटे। किंतु वे कांग्रेस में दाखिल हुए, वो कम्युनिस्ट पार्टी में इसलिए शामिल नहीं हुए क्योंकि लेनिन द्वारा कही गई बात उनको अच्छी तरह याद थी। और लेनिन ने यह भी बताया था कि जो गुलाम देश है और वहाँ के जो कम्युनिस्ट है उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। लड़ाई का नेतृत्व तो भले ही पूंजीपति के हाथ में हो, फिर भी कम्युनिस्ट को अलग नहीं रखना चाहिए, इसलिए वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। मतलब जयप्रकाश नारायण का ये सोच था कि जो गुलाम देश है, जैसे हमारा भारत उस समय गुलाम था, तो जो गुलाम देश है तो वहाँ के जो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं तो उन्हें अपना जो है मिलजुल करके जो है नेतृत्व करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में जैसे बुजुर्ग वर्ग का जो नेतृत्व हो रहा था, या मतलब ये लेनिन के द्वारा बताया गया था कि चाहे भले ही पूंजीपति वर्ग या बुजुर्ग वर्ग के हाथ में उस गुलाम देश का जो नेतृत्व हो, फिर भी जो कम्युनिस्ट को खुद को अलग नहीं रखना चाहिए, लेकिन कम्युनिस्ट जो खुद को अलग रखे थे। तो इस वजह से जयप्रकाश नारायण भारत में जब आते हैं अपने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद अमेरिका से, तो वो कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। तो ये हमारा जो पहला नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगर देखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न को, जिसमें दिया जा रहा है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो इसका उत्तर होगा कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि निम्नलिखित कारणों से चिंतित है। जिसमें पहला दे रहा है कि पहले कोई भी बात विवाद होता था तो गांव में तो पंचायत के माध्यम से ही उसका निपटारा होता था, लेकिन आज सभी न्यायालय के दरवाजा खटखटाते हैं, ठीक ना। दूसरा कह रहा है कि न्यायालय की प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है। न्यायालय की प्रक्रिया में पीड़ित का समय, धन और श्रम भी बर्बाद होता है। इसके बाद आगे भी कह रहा है, आगे देखेंगे तो इसमें मतलब यहाँ तक बताया गया है कि पंच परमेश्वर के खो जाने पर कवि जो है इस वजह से चिंतित होते हैं। अच्छा, ये जो है हम लोग जो कल का क्लास किए थे तो उसमें भी ये सेम प्रश्न दिया था कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। तो सेम प्रश्न था, लेकिन उसका आंसर जो है अलग अलग है। तो अगर आप लोग को 2 नंबर में पूछे या मतलब 4 नंबर कह रहे 5 नंबर में पूछे, तो आप लोग जो है देख लीजिएगा कि कौन सा जो है आप लोग के लिए जो सुटेबल लगेगा, तो उसको जो है अपने से अनुसार बना के लिखना है, ठीक। तो कल वाला का जो आंसर था और आज का आंसर, ये दोनों अलग अलग है, अलग तरीके से लिखा हुआ। कल वाले में पॉइंट वाइज नहीं था, आज वाले में पॉइंट वाइज है। तो ये सेम हो गया, लेकिन आंसर अलग तरीके से डिजाइन किया गया है। तो आप लोग जरूर जो अच्छा लगे उसको समझ के याद कर लीजिएगा, ठीक ना। इसी तरह आगे देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि नागरिक क्यों व्यस्त है, क्या उनकी व्यस्तता जायज है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा कि नागरिकों को पेट की चिंता है, नागरिक स्वार्थी हैं, ठीक। वे देश की चिंता से लापरवाह है, स्वार्थ और अज्ञानता ने राष्ट्रीय समस्याओं से उन्हें दूर कर दिया है। वे अपने निजी जो है सुख दुख में ही व्यस्त है, जो जायज नहीं है। मतलब जो हम लोग पढ़ेंगे हारजीत पाठ, तो हारजीत पाठ में बताया गया है कि नागरिक क्यों व्यस्त है। तो नागरिक जो हम जनता है, हम अपने अपने कामों में ही न व्यस्त है, हमें अपने अपने कामों से मतलब है, हमें दूसरे से लेना देना नहीं है, देश में क्या चल रहा है उससे लेना देना नहीं है। तो वही बात यहाँ पे कहा गया है इस पाठ के दौरान, ये हारजीत पाठ में, कि नागरिक जो है हम लोग को क्या है, अपना पेट का खाली चिंता है, अपने लिए केवल चिंता है, हम लोग स्वार्थी हैं, हमें जो हमारा काम हो जाए, ठीक, वो बाकी और काम हो चाहे ना, उससे हमको मतलब नहीं है। देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हमको मतलब नहीं है। तो हम लोग जो अपने ही कामों में व्यस्त है, अपने निजी कामों में तो व्यस्त है, लेकिन इस तरीके की जो व्यस्तता है वो जायज नहीं है। हमें चाहिए कि अपने साथ साथ जो है देश में जो हो रहा है क्या हो रहा है उसके भी बारे में हमें ज्ञान और जानकारी होना चाहिए, ये चीज़ की हमें जानकारी होना चाहिए। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हमारा सही हो जाएगा ये।
इसके बाद अगर हम चौथा नंबर प्रश्न देखेंगे, उसमें कह रहा है कि सूरदास के प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। तो इसका उत्तर होगा कि प्रथम पद का भावार्थ बड़ा ही मनमोहक है। इस पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। उनको भोर होने का बहुत सारा जो है संकेत दिया जा रहा है, जैसे कमल के फूल का खिलना, मुर्गे का बोलना, पंछियों का चहचहाना, गायों का रंभाना, चंद्रमा का जो है मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि। मतलब जो सूरदास का जो प्रथम पद है उसमें श्री कृष्ण को जो दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। तो उसी का जो वर्णन जो प्रथम पद में किया गया है, तो यह हमारा प्रथम पद का जो भावार्थ था उसका ये उत्तर है। तो जरूर आप लोग जो है इसको समझिएगा और याद करिएगा। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न पर चलेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि आपन खात नंद मुख नावत छवि कहत सो छवि कहत न बनिया। इसका व्याख्या करना है। मतलब कहा जा रहा है कि जो ये पंक्ति लिखा गया है इसका व्याख्या करिए। तो व्याख्या कैसे करेंगे, तो आप लोग को हम बताए थे कि कभी भी व्याख्या करेंगे तो पहला पैराग्राफ जो हम लोग जरूर जो है लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 2 के सूरदास के पद पाठ से लिया गया है, जिसमें कवि श्री कृष्ण को पिता नंद की गोद में बैठाकर जो है या बैठकर भोजन कराने का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि कवि कहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कि बताते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं कुछ खाते हैं। ठीक ना, यहाँ पे यह 2 बार लिखा गया, यह को जो हाइड कर देते हैं कि कवि इस पंक्ति के माध्यम से यह बताते हैं कि श्री कृष्ण स्वयं कुछ खा रहे हैं तथा कुछ जो है नंद बाबा के मुख में डाल रहे हैं, और इस दृश्य की शोभा का वर्णन जो उन्हें करने योग्य नहीं बन रहा है। मतलब आपन खात मतलब अपने भी खाते हैं, नंद मुख नावर मतलब पिता नंद के गोद में भी, पिता नंद के मुख में भी डालते हैं। असो छवि कहत न बनिया, और इस दृश्य को देख करके, इस छवि को देख करके वर्णन करने योग्य या कहने योग्य नहीं बनता है। तो यही जो है इस पंक्ति का जो है अर्थ होगा। ठीक, इसके बाद आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, जिसमें दिया जा रहा है कि उत्सव कौन और क्यों मना रहे हैं। तो इसका उत्तर होगा कि उत्सव शहर में रहने वाले सामान्य नागरिक मना रहे हैं। ठीक, उनके उत्सव मनाने के निम्नलिखित कारण है। उत्सव जो है कौन मना रहे हैं, तो उत्सव जो है शहर में रहने वाले जो सामान्य नागरिक है वो लोग मना रहे हैं, और उनके मनाने के जो है कई कारण है। जिसमें पहला नंबर कारण दे रहा है कि उनको यह पता है कि उनकी सेना ने विजय प्राप्त कर ली है और वह युद्ध क्षेत्र से वापस आ रहे हैं। दूसरा यह दे रहा है कि उनको तो सच बात का बिल्कुल भी पता नहीं है। तीसरा ये कह रहा है कि इस युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में भी उन्हें कुछ जानकारी या कुछ पता नहीं है। ठीक ना, तो ये हमारा जो है 6 नंबर प्रश्न का उत्तर है कि इन्हें जो है क्या क्या मतलब कि नहीं पता है या किस कारण से लोग जो है उत्सव मना रहे हैं। तो कारण यही है कि उनको युद्ध में मारे गए लोगों के विषय में पता नहीं है, साथ ही जो उन्हें ये भी नहीं पता है कि उनको मतलब कि सच का कुछ भी पता नहीं है, और उनको ये भी पता नहीं कि उनकी सेना विजय करके लौट रही है कि हार करके लौट रही है, कुछ नहीं पता है। वो केवल ऐसे ही जो है उत्सव मना रहे हैं। तो ये उत्सव मनाने के सब कारण दिया है। इसके बाद आगे देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न को, जिसमें दे रहा है कि कवि ने सितारे को भयानक क्यों कहा है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि ने सितारे को भयानक इसलिए कहा है क्योंकि वह अपनी चमक तथा दहक से जनता की शोषण करने वाले को हानि पहुंचाता है। इन सितारों में एकता है, ज्वाला है, ताकत है। सितारों का इशारा संघर्ष कर रही जनता की ओर है। इन्हीं सितारों से तो देश के भविष्य का निर्धारण किया जा रहा है। तो ये हमारा जो है 7वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। इसके बाद अगर 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, जिसमें दिया जा रहा है कि उषा का जादू कैसा है। उषा का जादू कैसा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा VVI है, इसको जरूर याद रखिएगा। तो इसका उत्तर होगा कि सूर्योदय के पूर्व की लालिमा और आकाश की नीलिमा दोनों एक साथ मिल गए हैं, तो उषा का सौंदर्य जो इतना बढ़ गया है कि उसे देखने वाले तो देखते ही रह जाते हैं। तो यह उषा का जादू ही तो है, क्योंकि जो इसे देखता है उसे देख करके यह मोहित या वह मोहित हो जाता है। तो ये 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है कि उषा का जादू जो है कैसा है। तो उषा का जादू जो है वो मतलब सौंदर्य युक्त है, जिसको देखने के बाद या प्रातः काल के नभ देखने के बाद जो है हम लोग मोहित हो जाते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है 8वां नंबर प्रश्न का उत्तर है। और आज का हमारा जो है टोटल 8 ही प्रश्न था सब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हल कराया। तो आप सभी लोग जो है इसे एक बार आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। और अगर इन सभी का PDF चाहिए आप सभी को, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आप लोग को फ्री में जो है PDF मिल जाएंगी। साथ ही जो है ये वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और आगे जो है और भी वीडियोस आएंगी, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए।
धन्यवाद।